हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये लेक्चर GS2 का थर्ड नंबर लेक्चर है। हमने पीछे जो दो लेक्चर कवर किए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। आज के भी लेक्चर में आपको नोट्स खुद से बनाना है, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेके आने वाला हूँ। आपका पूरा GS2 का कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा और भी वीडियोस बाद में आएंगे। ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो AIJS है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ये है क्या? AIJS के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आपको इसके हिस्ट्री को समझना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, AIJS का जो हिस्ट्री है ये शुरू होता है 14th लॉ कमीशन से। 14th लॉ कमीशन ने प्रपोज किया था 1958 में कि आप AIJS का गठन कीजिए, मतलब ऐसा लॉ कमीशन ने कहा था। फिर 1992 में एक केस आया था, उस केस का नाम था ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस था 1992 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको AIJS को फॉर्म करना चाहिए। सेंटर को ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन आज की जो स्थिति है, अभी प्रेजेंटली क्या होता है, हाई कोर्ट के द्वारा स्टेट PCS के हेल्प से अपॉइंट किया जाता है जजों को। ठीक है, अभी ये हाई कोर्ट का काम है। लेकिन यदि AIJS का गठन हो गया तो जिस तरीके से अभी हम UPSC का एग्जाम दे करके IAS, IFS, IPS, IRS वगैरह वगैरह पोस्ट पे जाते हैं, उसी तरीके से UPSC ही एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगी और इस एग्जाम के में पास होने वाले जो यंगस्टर्स हैं, व्यक्ति होंगे, उनको लॉयर्स के पद पे अपॉइंट किया जाएगा। और लॉयर्स भी जो बनाया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे बनाया जाएगा। मतलब बहाली जो होगी उनकी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। ठीक है। तो इस तरीके से AIJS का पूरा पूरा अगर गठन हो जाता है तो ये स्थिति रहेगी। आप इसको समझ गए होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि अगर AIJS बना दिया गया तो बेनिफिट क्या है इसका। देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला तो ये है कि पॉपुलेशन टू जजेज रेशियो विल इंक्रीज। क्या होता है इसका मतलब? पॉपुलेशन टू जजेज रेशियो का मतलब ये होता है कि भारत की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से जजों की जनसंख्या जितनी होनी चाहिए, उसका एक प्रपोर्शन, उसका एक रेशियो होता है। उस समानुपात को अगर सही रखा जाए तो केस की पेंडेंसी वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो इसीलिए पॉपुलेशन टू जजेज रेशियो विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, जो वैकेंसी है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इंडिया में अभी 21 जज हैं पर मिलियन, 21 जजेस ओनली। पिछले लेक्चर में मैंने ये सब डेटा दिया हुआ है। ओनली 21 जजेज है पर मिलियन। ठीक है। और अभी चाहिए कितना? हमें हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? 50 जज पर मिलियन। हमें चाहिए कितना? 50 जज पर मिलियन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे कम से कम 50 जज चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अभी आपको पता होगा कि मैंने एक चीज़ और बताया था कि हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है वो 42% अभी भी सीट खाली है। वैकेंसी 42% हाई कोर्ट में जजेज की सीट खाली है। ठीक है। और एक और डेटा मैंने आपको दिया था कि 465 आउट ऑफ 1098। ठीक है। ये डेटा था कि 1098 में से 465 सीट अभी भी वैकेंट है। ये डेटा किसका था? ये डेटा था नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। देखिए, ये पिछले लेक्चर का सारा डेटा है, ये नया डेटा नहीं है। ठीक है। पिछला लेक्चर में मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, जा करके वो वीडियो देखिए। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो। और अगर देखा है तो फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि इट अट्रैक्ट व्हाट? बेस्ट टैलेंटेड। आप ही सोचिए, जैसे UPSC के लेवल पे अगर कोई एग्जाम दे करके पास आउट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं वो टैलेंटेड बंदा होगा, वो उसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। ठीक है। तो अगर वो अच्छा अच्छा होगा, उसका अच्छा नॉलेज होगा, तो इससे क्या होगा? इफिशियंट जुडिशरी होगा। पिछले लेक्चर में मैंने अभी एक चीज़ और भी बताया था कि जज भी उतना क्वालिफाई नहीं हो पाते, यानी लॉयर्स जो हैं वो भी इतना क्वालिफाई नहीं है। पिछला एक जो 2 लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको बताया था, है ना? तो उस चीज़ से भी निजात मिल जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्व केसेस विल इंक्रीज, यानी कि पेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि इफिशियंट जुडिशरी है, जो भी टैलेंट है वो अच्छा टैलेंट वहाँ पे आ रहा है एज अ जज, है ना? तो केस का निस्तारण थोड़ा फास्ट वे में होगा, थोड़ा जल्दी होगा। और चूंकि UPSC डायरेक्ट जो है बहाली करेगी,
ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहेगा, मतलब वैकेंसी जो है ज़्यादा रहेगी नहीं, तो उससे पेंडेंसी क्या होगी, घट जाएगी। और क्या है अगला है वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन इन जुडिशरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है पॉपुलेशन जो अपना है इंडिया का, उसमें अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, तो हर तबके से लोग जुडिशरी में आएंगे, तो ये भी एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब आसानी से सब अपने जाति कास्ट क्रीड सबको अपना जो है अपने हिसाब से अगर उसमें पास आउट हो जाते हैं, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, उनकी आवाज़ जो है आराम से सुनी जा सकती है। ठीक है, आई समझ में बात? चलें आगे। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन वाला बात तो हो गया, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको छोड़िए। अगला, रिड्यूस नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। देखिए पहले क्या होता था, अभी भी होता है, जब ये अभी क्या है कोलिजियन सिस्टम है, ठीक है, तो कोलिजियन सिस्टम में क्या होता है, कोलिजियन सिस्टम में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिकमेंड किया जाता है। अब रिकमेंडेशन में तो ये भी हो सकता है ना कि कोई किसी को पसंद है, उसके वजह से उसको रिकमेंड किया जा रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जजों का मतलब ये होता है, उसमें व्यू लिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक एक चांस तो बनता है ना इसमें कि जान पहचान से, नेपोटिज्म से, फेवरेटिज्म से आप उसमें ये कर सकते हैं, उसको रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू तो ये हो ही सकता है। तो इसीलिए ये अगर एआईजीएस का गठन हो जाएगा तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का जो है वो मात्रा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और कह रहे हैं कि यंग अपॉइंटेड जजेस, मैंने क्या कहा, यंगस्टर्स आएंगे, यंग अपॉइंटेड जजेस आएंगे, तो इससे क्या होगा कि राइज टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज जजेज एज पर देयर टैलेंट। अब देखिए एक व्यक्ति है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हुआ है, अगर उसमें टैलेंट है तो क्या होगा, जल्दी जल्दी उसका प्रमोशन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो जाएगा और आगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से और आगे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मतलब समझ रहे हैं। अगर वो बच्चा जो एग्जाम दे करके पास आउट हुआ है उसमें बहुत अच्छा टैलेंट है, तो वो बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। तो हमें एक यंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मिल सकता है इससे, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से, लेकिन एक एक चीज़ और आपको इसमें समझना होगा, इस जो ये जो पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पे हमेशा सवाल उठाया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी पे हमेशा सवाल उठाया जाता है। तो अगर एआईजीएस होगा तो ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एआईजीएस विल ब्रिंग अनबायसनेस एंड यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक बराबर अंतराल पे जो है, यूनिफॉर्म अंतराल पे जो है बहाली होगी, और अगर उससे पास आउट होकर के बच्चे आएंगे और तब उसका अपॉइंटमेंट होगा, इसका मतलब अनबायसनेस भी उसमें रहेगा, कोई बायस्ड वे नहीं है उसको, मतलब बायस्ड वे नहीं रहेगा उसमें अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और समझना है कि अगर इसका बेनिफिट समझें, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी समझ लीजिए। देखिए जस्टिस सिस्टम जो अपना है इसमें, अच्छा एक चीज़ और हमको याद आ गया, आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब सब जो है बड़े बड़े पोस्ट जितने हैं इन सब पे महिलाएं रही है, वुमेन रही हैं, लेकिन अभी तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं हो पाई है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं हो पाई है जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप लोगों को पता है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन है तो बताइएगा हमें भी। मेरे नॉलेज में अभी तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं हुई है। ठीक है, फैक्ट चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। बाकी क्रिटिसिज्म में क्या है, एक चीज और, स्टेट हैज डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर राज्य का अलग अलग लैंग्वेज है, एंड कल्चर, कल्चर भी अलग अलग है। तो क्या है कि एक सॉल्यूशन इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना दीजिएगा, हर एक राज्य का अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, तो ये सही नहीं रहेगा वहाँ के लिए, ऐसा कहा जाता है ऐसे क्रिटिसिज्म में। ठीक है, और क्या कहा जाता है, एक कहते हैं कि फेडरलिज्म का जो भारत में कॉन्सेप्ट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। जैसे अभी देखिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि स्टेट पीसीएस के मदद से सुपर हाई कोर्ट जो है वो अभी अपॉइंटमेंट करती है, तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट करना। लेकिन जब एआई जैसी का गठन हो जाएगा तो ये फेडरल नेचर को इंक्रोच करने लग जाएगा।
बात समझ रहे हैं? तो अपने फेडरलिज्म का जो एक ये मतलब एक व्यवस्था है भारत में, वो अफेक्टेड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। वीडियो पॉज करके अपना नोट्स लिखते रहिए, जैसे मैंने लिखा है छाप दीजिए और कुछ नहीं करना है। अगर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बोलता हूँ तो उसको अपना लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं उतना ही बोलूँगा जितना मैंने नोट्स में बनाया हुआ है। आप लोगों को उतना ही याद रहना चाहिए जितना एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, 30 मार्क का नहीं बनना है, बस यूपीएससी क्लियर करना है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रमोट अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अब यहाँ पे देखिए, ये यूपीएससी का एग्जाम जब होता है तो यहाँ पे भी ये मुद्दा आता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला बात है ना, कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कम सेलेक्ट किया जाता है, तो ये मुद्दा यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ऑल इंडिया लेवल पे लीजिएगा तो जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनको ज़्यादा मटेरियल वगैरह मिलेगा, है ना, वो जल्दी उसको एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, इवन ये कहा जाता है कि हिंदी और रीजनल जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उसमें डर का माहौल होता है। एआईजीएस के अगर गठन हो गया तो वो सोचेंगे हमारा तो बहाली ही कभी नहीं होगा, सिलेक्शन ही कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब देखिए चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि एआईजीएस वुड, अब देखिए एआईजीएस विल नॉट गारंटी फिलिंग ऑल द वैकेंसी। सारी वैकेंसियों को फिल करने का गारंटी जो है वो एआईजेएस नहीं लेती है। अब पूछेगा कैसे सर? देखिए अभी भी जो कहा जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है उसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस के लिए पोस्ट अगर है तो उसको भर दिया जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी भी बहुत सारे इतने ऐसे पोस्ट हैं जिसको भरा नहीं जाता है, भरा नहीं गया अभी तक। मतलब हालांकि वो खाली है लेकिन उस पर वैकेंसी ही नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100% वो काम नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ ये दिया जा रहा है कि एआईजीएस भी जब अगर गठन हो जाएगा तो उसको मतलब भर नहीं पाएगा, मतलब पूरी वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। समझ गए? आगे चलिए। अगला जो इसमें पॉइंट है, इसमें कहते हैं कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दे आर डूइंग वेल इन जुडिशियल सर्विसेज, सो इट इज़ नॉट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम। मतलब एआईजेएस का गठन होना जरूरी है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है वो तो खुद से ही अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पूरे पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वी नीड स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर दैट नॉट द सॉल्यूशन एट द सेंटर लेवल। मतलब स्टेट लेवल पे सॉल्यूशन निकालिए ताकि जो डिफरेंट क्रीड कल्चर लैंग्वेज के लोग हैं सबको सबकी रिप्रेजेंटेशन हो सके, सबका किसी में डर का माहौल ना हो। ठीक है, और सबको जो है वो राइट क्या कहते हैं राइट तरीका मिल मिल सके उसमें बहाली होने का, मतलब एआईजीएस में जाने का। ठीक है, एआईजीएस ने जुडिशरी में जाने का। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर विल थ्रेटेंड। जैसे मैंने अभी कहा था कि फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, उसी को थोड़ा दूसरे भाषा में यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर विल। देखिए ये सब जो वर्ड होता है ना, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब की वर्ड सब है, इस सबको यूज कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हाई कोर्ट का मामला है तो रोल ऑफ हाई कोर्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे एआईजेएस का आएगा तो यूपीएससी एग्जाम लेगी, सिलेक्शन करेगी, बहाली करेगी, हाई कोर्ट का जो रोल है वो घट जाएगा। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर विल स्ट्रिक्टेंड। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अगला है कि इसका सॉल्यूशन या फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें दो तरह के सॉल्यूशन हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन की बात करें अभी जो हम कर सकते हैं, तो कहते हैं कि हाई कोर्ट शुड हैव गिवन मोर इंसेंटिव टू रिक्रूट न्यू जजेस एट द सब ऑर्डिनेट लेवल। मतलब जो सब ऑर्डिनेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जहाँ पे बहाली होती है वहाँ पे हाई कोर्ट को ज़्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। मतलब जो पोस्ट खाली है उन सबको भरिए, नए नए जजेस को रिक्रूट कीजिए। ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है फिलहाल के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में भी इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन जो है वो अगर होता है तो क्या होगा, देखिए तो इसमें क्या, देखिए इसमें कह रहे हैं कि बाय व्हिच डिस्ट्रिक्ट जजेज लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल पोस्ट कैन बी फुलफिल्ड बाय अट्रैक्टिंग बेस्ट टैलेंटेड। ये देखिए एआईजेसी का गठन तो होना ही चाहिए,
AIJC लिख देता हूँ मैं, AIJS है, सर्विसेज होता है ना, ये हाई कोर्ट फिर AIJC लिखा गया है, ऐसे आप AIJS लिखिएगा। देखिए, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना ही चाहिए और बेस्ट टैलेंट को लेके आना चाहिए। कहाँ कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है। इतना पे कीजिए, सीधे हाई कोर्ट में बहाली मत कर दीजिए, सॉरी सीधे सुप्रीम कोर्ट में बहाली मत कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से बहाली कीजिए और उसके धीरे धीरे प्रमोट करके ऊपर ले जाइए, ऐसा कहना है जो सॉल्यूशन और या वे फॉरवर्ड में हम लोग अगर काउंट करते हैं उसका, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का मुद्दा भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस ख्याल रखिएगा। और एक ही चीज़ और, क्या, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और तो कुछ मांगते हैं नहीं। जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो AIJS का जो मुद्दा है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या कहते हैं उसको, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड मैंने एक चीज़ आपको बताया हुआ था। क्या बताया था कि यूनियन UN के हिसाब से कितना पुलिस चाहिए भारत को, ये बताइएगा, ठीक है। भारत ने कितना सैंक्शन किया है और एक्चुअल पर्सनल अवेलेबल कितना है, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।